एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और हम आज बात करेंगे पिछले 15 से 20 दिनों में हुए बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। दोस्तों, एक बात तो बहुत साफ दिखती है कि इस बार बिहार के चुनाव में जो मुद्दा होगा वो कई मुद्दे होंगे। एक तो कोरोना होगा और कोरोना को हैंडल करने का जो स्टाइल था बिहार सरकार का उसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। दूसरी बात होगी कि समीकरण कैसे होंगे वो भी चुनाव को प्रभावित करेगा। तीसरा, बिहार का बाढ़ का जो समस्या है वो भी बिहार के चुनाव को प्रभावित करने जा रहा है। और जो जातिगत समीकरण है इस बार वो भी बिहार के चुनाव को क्या करने जा रहा है, प्रभावित करने जा रहा है। देखो, पिछले 15 से 20 दिनों में कुछ घटनाएं हुई। जैसे बिहार में कुछ दिनों पहले ये सुनने में आया कि अख्तरुल इमान जो MIM के हैं उन्होंने क्या मांझी से गठबंधन किया कि वो सभी सीटों पे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यार, एक बात समझ में नहीं आती है कि अख्तरुल इमान को मांझी में इतना इंटरेस्ट क्यों। मांझी का जो मेरा जो मानना है मांझी के बारे में वो ऐसा मानना है कि ये कभी एक जगह रह नहीं सकते। देखिए, है क्या कि उनका वोट बैंक कोई वो मास लीडर है नहीं। बिहार के अंदर में अगर मेरे दिल से पूछिएगा तो सिर्फ 3 मास का लीडर है। एक नीतीश कुमार के ऊपर भी मास है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसके पास मास नहीं है। उनका अपना जाति वोट बैंक कम ही है लेकिन है। और उनका एक अलग वो वैसा मास है जो उनको उनके विकास और सुशासन बाबू के रूप में पसंद करता है। एक वो है। दूसरा, तेजस्वी यादव है जिनके पीछे बहुत अच्छे से मुस्लिम सैन यादव लोग हैं। यादव पिछले लोकसभा के चुनावों को देखें तो कुछ परिवर्तन आए थे। पिछले लोकसभा चुनावों में यादवों ने इनको कुछ कम वोट दिया था, लेकिन विधानसभा में मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव के पीछे पब्लिक है। और तो और उनके साथ कुछ ब्राह्मण वोटर्स भी अट्रैक्टेड हैं। उसकी वजह है मनोज झा उस पार्टी में हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सवर्णों का वोट भी कुछ इस बार तेजस्वी को जाने की मुझे संभावना दिखती है। और तीसरे हैं यादवों से ही हैं पप्पू यादव के बारे में। तो पप्पू यादव भी एक लीडर इस वक्त बिहार के अंदर में विकल्प के रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो रिजल्ट बताएगा कि पिछले दफ़ा तो उन्होंने 0 सीट लाई थी। पिछले दफ़ा भी सभी सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था, लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता एक सीट पर भी उनको नहीं मिली थी और उन्हें तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, लालू यादव से, इस बात के लिए कि अगर उन्होंने बिफोर इलेक्शन उन्होंने कहा था कि लालू यादव के दोनों बेटे का चुनाव जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जो एक गलत स्टेटमेंट है। एक परिपक्व और मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे कि पहला घटनाक्रम यह था कि अख्तरुल इमान ने मांझी के साथ गठबंधन किया और अनाउंस किया। पिछले एक हफ्ता से अब न्यूज़ ये आ रही है कि मांझी नीतीश कुमार के पाले में जा रहे हैं और नीतीश कुमार के पाले में जा रहे हैं और सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई, कुछ दिनों पहले मांझी जी आप थोड़ा सा मतलब राजनीति में कुछ तो सूचिता रखिए कि कुछ दिन पहले आप जा रहे थे गठबंधन में MIM और फिर आप उसकी दूसरी धुरी पे जा रहे हैं। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आप कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश करने की। दूसरी घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ कि एक पार्टी है बिहार के अंदर में, मैं अभी छोटी छोटी पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको शायद पॉपुलर फ्रंट सपोर्ट करता है। मुझे अभी बहुत अच्छे से कुछ नहीं मालूम है उस पार्टी के बारे में, लेकिन फेसबुक के पोस्ट से ही मैं उस पार्टी को इस वक्त जान पा रहा हूँ। उन्होंने पप्पू यादव के साथ गठबंधन किया। अब पप्पू यादव की छवि बिहार में उन लोगों को शायद अभी जो नए यंग वोटर्स हैं शायद उनको पता नहीं है। मुझे याद है 91, 92 से लेकर 96, 98 तक, 98 तक, 98 में तो शायद उनको सज़ा भी हुई थी। अजीत सरकार की हत्याकांड हुआ था 98 में, शायद जून वगैरह में, है ना। आई थिंक हाँ वही जून में ही हुआ था, जून 98 में, और उसी में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। बाद में कुछ खैर, लेकिन उन्होंने अपनी छवि को बहुत बेहतर बनाया उस इतनी घटना के बाद। लेकिन एक चीज़ तो नहीं भूलना चाहिए कि पप्पू यादव एक दबंग लीडर रहे हैं।
हमेशा से दबंगों की छवि उनकी रही है, जैसे शहाबुद्दीन की छवि रही है, जैसे मुन्ना शुक्ला की छवि रही है, जैसे राजेंद्र तिवारी सूरजभान की छवि, जैसे अनंत सिंह की छवि, वैसे ही छवि पप्पू यादव की भी बिहार के अंदर में रही है। और इस छवि से वो कभी बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, अभी आने की उनकी कोशिश बहुत है। उन्होंने खुद को सेवक के तौर पर, तो इस के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि पप्पू यादव को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसी छोटी पार्टी, जिसका अभी बिहार के अंदर में कोई बेस नहीं है, वो बेस बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है बन जाए, उनका अपना बेस है, वो बना सकते हैं, कोई हर पार्टी स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का, लड़ेगी। लेकिन ये घटनाक्रम कुछ समझ में नहीं आती है कि आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग। कुछ दिन पहले मांझी जा रहे थे सुलेमान के साथ, अब जाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। अब पप्पू यादव कुछ दिन पहले तक लालू यादव को नकार रहे थे, उनके बेटे को चुनाव जीतने की आशंका पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे 2015 के चुनाव में। इस बार वो एसडीपीआई के साथ जाना चाह रहे हैं। अब एसडीपीआई के साथ गठबंधन करके वो कहाँ तक आगे पहुँचेंगे पता नहीं है। कि उनकी छवि इस वक्त बिहार के अंदर अच्छी बन रही है, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो अब इन सब घटनाक्रम के बीच ही आपने देखा होगा कि फराज फातमी और क्या नाम है उनका, महेश्वर, उनको तो मैं कुछ क्या बोलता हूँ, मैं एक आम मतदाता की तरह बात कर रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषण का आदमी नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है वही मैं कह रहा हूँ, सिंपल सा बात है। एक वोटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या बोला, महेश्वर को तो मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ, हमेशा से, कभी वो एक पायदान पे रहे नहीं, हमेशा वो बंदर वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, कभी इस डाल पे उस डाल पे। मुझे याद है शायद समाजवादी पार्टी में भी गए थे एक ज़माने में शायद वो, और जीते भी गाय घाट से। मेरा गाय घाट हमेशा आना जाना रहता है, मैं उनको थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। तो एक वो, दूसरे फराज फातमी के साथ दिक्कत ये है कि उनके पिता कद्दावर नेता कहलाते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के बड़े नेता में गिनती आती थी। राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, अब तो वो जदयू के साथ हैं। तो अब उनका क्या होगा मालूम नहीं। उन्होंने ज्वाइन किया है जदयू, आज ही ज्वाइन किया है। और अब उनके साथ एक और थी प्रेमलता के बारे में मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो पातेपुर से शायद विधायक थी, अभी क्या करेंगी, जदयू में जाएंगी या नहीं जाएंगी। प्रेमा चौधरी शायद नाम है, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है। 3 लोग हैं जो निकले हैं। अब आज तो शायद चंद्रिका भी, वो उनके जो समधी वाले हैं ग्रुप से भी, वो भी इस बार पार्टी चेंज करके जदयू में गए हैं, तेज प्रताप के ससुर साला ये सब। तो अब देखिए, इस बार मेरा मानना है कि बिहार में जो वोटर्स हैं 90% मुस्लिम एंड यादव वोटर्स राजद के साथ इंटैक्ट रहेंगे। ये एकदम मेरा मानना है। राजद, कांग्रेस और कुशवाहा का जो गठबंधन बनेगा उसके साथ इंटैक्ट रहेंगे। रिजल्ट क्या होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ना मैं बोल सकता हूँ कि क्या रिजल्ट होने जा रहा है। लेकिन ये तय है कि मुस्लिम यादव का 90% वोटर्स इस बार लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट होगा। जदयू के साथ भी मुस्लिम वोटर जा सकता था, लेकिन सीएए की वजह से इनका वोटर इनसे खिसक गया, इनका मुस्लिम वोटर्स इस पर खिसक गया। 2010 से पहले तक मुस्लिम वोटर्स इनके साथ काफ़ी खासी तादाद में हुआ करते थे। सब लोग समर्थक थे उनके, 2010 में भी, 2005 में भी। लेकिन इस बार की स्थिति वैसी नहीं है। राज्यसभा में उन्होंने जब सीएए को समर्थन किया तो शायद अब वोटर्स जो है मुद्दे बहुत जल्दी भूल जाता है। हमारी जनता बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी भूल जाती है। हम जनता बहुत बेवकूफ़ भी हैं, बहुत शरीफ भी हैं, तुरंत भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। अगर वो भूल जाते हैं सारी चीज़ों को, तब तो वोट किधर से भी किधर जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक बात है, नीतीश सबको टक्कर दे रहे हैं। सेंट्रल फिगर में नीतीश और तेजस्वी यादव, यही 2 फिगर हैं इस वक्त पूरे बिहार के अंदर में। इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई होने जा रही है। और तीसरा कोई भी फ्रंट बने ना बने, बन करके थोड़ी बहुत कोशिशें कर सकता है, कुछ सीटें ला सकता है, लेकिन मेन सीधी टक्कर इनकी होने जा रही है। और चुनाव की आशंका भी नवंबर में बताई जा रही है। अगर हो जाए तो, लेकिन होना नहीं चाहिए था। वहाँ के आप लोगों की ख्वाहिश तो वही है कि चुनाव को जो है नवंबर में नहीं कराया जाए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना की वजह से लोग वोटर्स बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, लंबी लाइनों में लगना नहीं चाहेंगे, लोग बचना चाहते हैं इस बीमारी से। खैर,
नीतीश कुमार को इस बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली दफ़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि पिछले लास्ट ईयर 2015 में लोग उनके फेवर में ही थे। पूरा गठबंधन खासा 183 के आसपास उन्होंने सीट लाई थी। पूरी महागठबंधन ने सफाया कर दिया था बीजेपी का, लेकिन खैर अभी तो वो बीजेपी के पाले में है और देखिए क्या होता है। खैर इतनी बातें मुझे करनी थी कि मुझे दो तीन पॉइंट था। एक तो जो 2-3 विधायक इधर उधर गए वो कोरोना की वजह से चुनाव नहीं होना चाहिए था, जो होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी चीज़ ये है कि जाप का गठबंधन जो है एसडीपीआई जैसी पार्टियों से होता है, उसके क्या समीकरण, उसके क्या मायने हैं वो तो एसडीपीआई के लोग बताएंगे या फिर पप्पू यादव बताएंगे। दूसरा एमआईएम के गठबंधन जो पप्पू यादव के इसके साथ हुआ, क्या नाम है, अख्तौल ईमान, इसके साथ है मांझी के साथ, वो एक अटपटा सा है क्योंकि मांझी का कभी एक डाल पे रहने वाले आदमी नहीं है। कल को वो जीत जाएंगे तब भी अगर बीजेपी को कम पड़ेगा तो मेरा मानना है 100% कि वो पीछे पीछे उसके साथ चले जाएंगे। मेरे एक फेसबुक पे हमारे भाइयों ने मुझे बहुत हड़काया कि अरे आपको क्या लगता है, आप क्यों बोलते हो कि मांझी के साथ जो है अगर एमआईएम गया जाता है तो वो किसी और के साथ चला जाए तो मांझी अच्छा है और अगर एमआईएम के साथ जाए तो दिक्कत है। मैं एक्चुअली समझता हूँ मांझी को कि मांझी एक दल में बढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर कल मान लो 5 सीट जीत जाए और नीतीश कुमार को 5 सीट से कम हो रहा होगा तो वो एमआईएम को छोड़ के नीतीश कुमार के साथ एनडीए के गठबंधन के साथ चले जाएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि उन्होंने अभी ही संकेत देना शुरू कर दिया है कि वो अब जा रहे हैं कहाँ, मांझी नीतीश कुमार के साथ। और मुझे जहाँ तक खबर मिली है पटना से पत्रकार दोस्तों से हमारे कि 7 सीट पर वो शायद राजी हो रहे हैं कि 7 सीट उन्हें मिले और वो एनडीए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव में गठबंधन करें। लास्ट ईयर 2015 में भी उन्होंने गठबंधन किया था और हमारे विधानसभा से तो उनके ही थे लोग, क्या नौशाद नाम था उनका, उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गए थे, बुरी तरह से हारे थे, 40,000 वोट से हारे थे। हमारे यहाँ से वो ललित यादव आरजेडी के विधायक जीते थे। खैर मैं इतनी बात कहना चाहता था और वो मैंने आपको बोल दिया। चलिए जी, ओके, थैंक यू।